हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने व्यंजन संधि को दो पार्ट में पढ़ाया, भाग एक और भाग दो करके। अब विसर्ग संधि को देखते हैं। विसर्ग का परिभाषा ये है विसर्ग संधि का कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब तक था कि स्वर संधि में सिर्फ स्वर स्वरों से मिल रहा था, व्यंजन संधि में स्वर जो है स्वर तथा व्यंजन दोनों से मिल रहा था। लेकिन विसर्ग संधि में क्या होगा कि स्वर अथवा व्यंजन दोनों मिलेगा इसमें भी, ठीक है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका नियम क्या है? इसका पहला नियम ये है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग की ये साइन होती है, विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का तालव्य स हो जाता है। व्याकरणिक भाषा में इसे तालव्य स कहते हैं। कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद यदि च या छ हो तो विसर्ग का तालव्य स हो जाता है। यदि बाद में ट या ठ हो तो मूर्धन्य स, और त या थ हो तो दंती स हो जाता है। ठीक है, अब इसी को हम एक जगह देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो अभी ऊपर बोल रहा था बात, वही चीज़ यहाँ शॉर्टकट में लिखी गई है कि विसर्ग के बाद च या छ आता है तो तालव्य स हो जाएगा। विसर्ग के बाद ट या ठ आता है तो मूर्धन्य स हो जाएगा। और विसर्ग के बाद त या थ आता है तो दंती स हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये च वर्ग जो होता है उसको तालव्य से प्रयोग करते हैं, तालु से बोला जाता है, तो उसमें तालव्य सा आ रहा है। इसको मूर्धन्य कहते हैं, ये मूर्धन्य वर्ग में आता है तो इसमें मूर्धन्य सा आ रहा है। और ये दंत वर्ग में आता है तो इसमें दंती सा आता है। त थ द द ये दंत वर्ग में आता है, ये मूर्धन्य वर्ग में आता है, और ये तालव्य में आता है। तो तालव्य वाले में तालव्य सा, मूर्धन्य वाले में मूर्धन्य सा, और दंती वाले में दंती सा आ रहा है। अब इसी को हम उदाहरण सहित देखेंगे। यहाँ पे दिया है नी प्लस छल, ठीक है, ये विसर्ग आ गया। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? छ आ रहा है, तो तालव्य स में बदल जाएगा विसर्ग। ठीक है, तो नी प्लस छल बराबर निश्चल। उसी तरह से क प्लस चित, विसर्ग आया, विसर्ग के बाद च आया, विसर्ग किस में बदलेगा? स में बदलेगा, तो क प्लस चित बराबर कश्चित। उसी तरह से नी प्लस चय, यहाँ भी च आया विसर्ग के बाद, तो ये भी निश्चय हो जाएगा, अर्थात विसर्ग तालव्य स में परिवर्तित हो रहा है। दू प्लस ट, अब देखिए ये ट जो होता है ये मूर्धन्य वर्ग का वर्ण है, ठीक है, तो ये दुष्ट हो जाएगा। विसर्ग के जगह क्या आ जाएगा? मूर्धन्य स आ जाएगा। मना प्लस ताप, त जो होता है ये दंत वर्ग का वर्ण होता है, इसलिए मना प्लस ताप बराबर मनस्ताप। नी प्लस तेज बराबर निस्तेज। ठीक है, दू प्लस तर, त दंत वर्ग का है तो दंती स आएगा विसर्ग के स्थान पे। दू प्लस तर बराबर दुस्तर। नी प्लस छिद्र बराबर निश्छिद्र। नी प्लस तार बराबर निस्तार। ये बहुत कठिन नहीं है, एक बार इसको ध्यान से सुनने के बाद ये हमेशा के लिए याद हो जाता है, बस इसको थोड़ा सा टाइम देना होगा। ठीक है, आइए अब हम इसके नियम नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि विसर्ग के बाद तालव्य सा, मूर्धन्य सा या दंती सा आता है तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है। अगर इन तीनों में से कोई आता है तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, वह ज्यों का त्यों रहता है, अथवा उसके स्थान पर आगे का अक्षर हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये तीनों अगर स आते हैं तो वो ज्यों का त्यों रह जाएगा। देख लेते हैं उदाहरण हम इसका। दू प्लस शासन, विसर्ग हटा सीधे दुशासन हो गया, या तो एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, उसी तरह से चतुष्ठी में क्या है? चतुष्ठी में भी विसर्ग हटाइए, एज इट इज लिख दीजिए, या फिर विसर्ग हटा के लिख दीजिए। निसंदेह में भी वही बात है, विसर्ग हटाइए और या तो उसी तरह से लिख दीजिए या विसर्ग सहित लिख दीजिए। अर्थात अगर ये तीनों स आते हैं विसर्ग के बाद तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वो ज्यों का त्यों एज इट इज लिखे जाते हैं। विसर्ग संधि का हम तीसरा नियम देखते हैं। नियम नंबर 3 कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद
क ख प फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा नियम कह रहा था कि तीनों स आता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब कह रहा है कि क ख प फ आ रहा है तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको कुछ करना ही नहीं है। रजा प्लस कर रजा कर, पया प्लस पान पया पान, आधा प्लस फलित आधा फलित, दु प्लस ख दुख। कहने को ढेर सारे नियम हैं, लेकिन बस एक बार हमको ध्यान से देखने के बाद इसमें कुछ अधूरा रह नहीं जाएगा। परंतु एक नोट है, परंतु कुछ शब्दों में विसर्ग का दंती सा हो जाता है। कुछ शब्दों में, जैसे तीरा प्लस कार, आप कहेंगे यहाँ भी क आया है तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये नोट इसी के लिए है कि कुछ शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। तीरा प्लस कार तिरस्कार, नमा प्लस कार नमस्कार, मना प्लस कामना मनोकामना। ठीक है, नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले यदि ह्रस्व ई या ह्रस्व उ हो और विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो इनके पहले विसर्ग के बदले दंती सा हो जाता है। अब जैसे नी प्लस कपट, यहाँ क आ गया, इससे पहले ई आ रहा है ह्रस्व ई, तो नी कपट किस में चेंज हो जाएगा? मूर्धन्य सा आ जाएगा उसके जगह, विसर्ग के जगह। निष्कपट, नी प्लस फल बराबर निष्फल, नी प्लस पाप बराबर निष्पाप, दु प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म, दु प्लस कर बराबर दुष्कर, दु प्लस फल बराबर दुष्फल। अतः इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको विसर्ग संधि के जितने भी नियम बताए वो याद होंगे। ठीक है, अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।